हाँ, कल हम लोग चर्चा कर रहे थे मनी एंड क्रेडिट के अंतर्गत। मनी एंड क्रेडिट के अंतर्गत विभिन्न आयामों पर आज बेसिकली हमको देखना है कि हमने पहले ही कहा था कल ही कि टाइप्स ऑफ डिपॉजिट्स, यानी जमा करने के कितने प्रकार होते हैं सामान्यतया। तो व्यक्ति अपने आमदनी का एक निश्चित भाग, व्यक्ति अपने आमदनी का, आय का एक निश्चित भाग प्रयास करता है बचा ले, कुछ निश्चित भाग, और उसे भविष्य के लिए, फॉर फ्यूचर, जमा करके रखना चाहता है, ताकि यदि कोई विषम परिस्थिति आवे, ताकि यदि ऐसी कोई परिस्थितियां उत्पन्न हो जाए जब आमदनी का स्रोत लगभग बंद सा हो जाए, वैसी स्थिति में तो वो जो सरप्लस किया हुआ धन रहता है, अमाउंट रहता है, जो बैंक में लोग जमा करके रखते हैं, उसके बदले में बैंक एक तो सुरक्षा की पूरी गारंटी देते हैं, दूसरा कुछ इंटरेस्ट भी देते हैं। तो उसमें से भविष्य के लिए व्यक्ति कार्य करते, अपने कार्यों का निष्पादन करते हैं। इसीलिए हर किसी व्यक्ति का प्रयास होता है कि अपनी आय का एक निश्चित अनुपात जहां तक संभव हो सके कुछ न कुछ जरूर सरप्लस करके रखे, बैंक में जमा करें, ताकि आने वाले समय में अपने तथा परिवार का बेहतर कल्याण हो सके। और या फिर परिस्थितियां यदि प्रतिकूल हो जाती है तो वैसी स्थिति में तत्काल उन सरप्लस डिपॉजिट मनी का उपयोग किया जा सके और अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति की जा सके। जैसे अभी महामारी चल रही है, 4 महीना लगभग होने को है, इसमें प्रत्यक्षता अथवा अप्रत्यक्षता सभी लोग प्रभावित हुए। इसमें खास करके जो पब्लिक प्राइवेट सेक्टर में थे वो बहुत ज्यादा प्रभावित हुए, और प्राइवेट सेक्टर में भी खास करके जो एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है उनको तो देखने वाला कोई नहीं है। तो ऐसी विषम परिस्थिति में भी वो किसी तरह से सरवाइव कर सके। जैसे 4 महीना से इस प्रकार की विषम परिस्थितियां हैं, सोर्स ऑफ इनकम लगभग नहीं के बराबर है, समाप्त हो गया है या कम है, तो इस स्थिति में हाउ दे विल सर्वाइव इन देयर लाइफ, इट इज अ मैटर ऑफ थिंकिंग। तो इस तरह की स्थितियां कभी उत्पन्न हुए, कभी बीमार पड़ गए, कभी ऐसी कोई परिस्थितियां आ जाती है, तो इसके लिए यह आवश्यक होता है कि अपने इनकम का कुछ भाग प्रयास करें बचा करके जमा रखें। तो जमा करने पर क्या होता है कि यदि परिस्थितियां सामान्य रही तो भी एडवांटेज, यदि परिस्थितियां असामान्य हुई तो भी वो सरवाइव कर पाते हैं अपने जीवन में। इस प्रकार का प्रयास किया जाता है। तो किस प्रकार से विभिन्न बची हुई राशि को, आय को वो जमा करेंगे, तो जमा करने के प्रकार होते हैं, टाइप्स ऑफ डिपॉजिट। तो एक होता है करंट डिपॉजिट। करंट डिपॉजिट सामान्यतया जो बिजनेसमैन वगैरह होते हैं, या इस प्रकार से डे टू डे, दिन प्रतिदिन का ट्रांजैक्शन का कार्य जिसको रहता है, ऐसे व्यक्ति करंट अकाउंट खुलाते हैं। इसको हम लोग हिंदी में कहते हैं चालू खाता, यानी ऐसा खाता जिसमें आप
प्रतिदिन जमा कीजिए, प्रतिदिन निकालिए। कभी कभी दिन में तो 2 बार भी 3 बार भी निकाला जा सकता है, जमा किया जा सकता है। तो इस स्थिति में बैंक ऐसे डिपॉजिटर को कम से कम इंटरेस्ट देता है। अब कम से कम इंटरेस्ट देने का क्या मतलब होता है? क्यों कम से कम इंटरेस्ट देगा? इसलिए क्योंकि इसमें इस प्रकार के अमाउंट में किस समय तक वो डिपॉजिट रहेगा, ये बहुत शॉर्ट पीरियड का होता है, ये बैंक जानता है। यानी अभी जमा किए 2 घंटे के बाद आवश्यकता हुई निकाल लिए, कल जमा किए फिर 2 दिन के बाद निकाल लिए, फिर परसों जमा किए फिर निकाल लिए। यानी इस प्रकार से डे टू डे लगातार जमा करते जाना, निकालना, जमा करना, निकालना, 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 फिर जमा करना, जमा करना, इस प्रकार से क्रम चलते रहता है। तो इसमें बैंक में ऐसी राशि बेहद कम समय के लिए जमा रहती है, जिसके कारण इस पर रेट ऑफ इंटरेस्ट बैंक बेहद कम से कम देता है। 2%, 3%, इससे 2% से ज्यादा नहीं, 1%, 2%, इस प्रकार से वो लिमिटेशन वेरी करते रहता है बाद के कालखंड में। दूसरा है सेविंग अकाउंट। ये सामान्यतया जन सामान्य व्यक्ति इस प्रकार के अकाउंट्स को खुलवाने का प्रयास करता है। और इसमें है क्या कि आप महीना में 1 बार, 2 बार, 3 बार या उससे भी ज्यादा बार जमा कर सकते हैं। और निकालने की भी एक सीमा होती है। ये नहीं कि आप दिन में 3 बार निकालना शुरू कर दिए, महीना में 300 बार निकाल लिए, ऐसा नहीं। यानी इसका अंतराल जो होता है करंट डिपॉजिट की अपेक्षा ज्यादा होता है। यानी कि इसमें बैंक समझ लेता है कि इसमें निकासी का जो समय है वो करंट की अपेक्षा कुछ ज्यादा अंतर का है। इससे जिसके कारण बैंक समझ लेता है, अनुभव करता है कि इस प्रकार का जो डिपॉजिट है इसमें ज्यादा समय तक हमारे पास अमाउंट रहेगा, इसीलिए इस पर इंटरेस्ट भी, सेविंग अकाउंट पर इंटरेस्ट भी कुछ अधिक दिया जाता है। आज के समय में लगभग 3 से 4% का लगभग मान लिया जाता है। ये वेरी करते रहता है। इसमें 1 से 1.5%, 2%, यानी क्या परसेंट इंटरेस्ट देगा बैंक, इट टोटली डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ डिपॉजिट। इट टोटली डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द डिपॉजिट। तो ये सामान्यतया कम आमदनी वाले, कम आय वाले इस प्रकार के अकाउंट्स को सामान्य व्यक्ति खुलवाते हैं कि कभी भी आवश्यकता होती है तो उससे वो रुपया निकाल भी सकता है और फिर जमा भी कर सकता है। तो क्योंकि इसका अंतराल कुछ ज्यादा होता है, इसीलिए बैंक निश्चित रहता है कि इसके जैसे हमारी स्थिति इसमें नहीं है, इसमें ज्यादा समय तक अकाउंट में पैसा रह सकता है, इसको हम ज्यादा समय के लिए इस डिपॉजिट को हम लोन में लगा सकते हैं, ज्यादा इंटरेस्ट प्राप्त कर सकते हैं, इसीलिए इस पर इंटरेस्ट कुछ अधिक दिया जाता है। मैंने पहले ही कहा है, ये जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है, ये जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है, ये वेरी करते जाता है देश काल परिस्थिति के अनुसार से, क्या मार्केट का क्या नेचर है, लोगों की किस प्रकार की परिस्थितियां हैं, कितना डिमांड आ रहा है, इन सारी बात, ढेर सारी तत्व आते हैं जिसके इसके अंतर्गत, तो वो वेरी करते हैं। 1%, 1.5%, आधा %, इस प्रकार से अंतर होते रहता है। अब है एक है फिक्स्ड डिपॉजिट। ये फिक्स्ड डिपॉजिट को टाइम डिपॉजिट भी कहा जाता है। टाइम डिपॉजिट, ठीक है ना। क्यों भाई ऐसा कहा जाता है? ये एक निश्चित कालखंड के लिए जमा किए जाते हैं। 5 वर्ष के लिए जमा कर देना, 10 वर्ष के लिए जमा कर देना, 8 वर्ष के लिए जमा कर देना, 4 वर्ष के लिए जमा कर देना। तो इसमें बैंक ज्यादा सिक्योर्ड रहता है इस मामले में,
कि इससे पहले एक निश्चित समय से पहले कोई भी डिपॉजिटर क्या करेगा, इससे पैसा नहीं निकालेगा। हम ज्यादा कालखंड के लिए इसको हम इंटरेस्ट पर मार्केट में दे सकते हैं, हम पब्लिक के बीच में लोन दे सकते हैं। तो इसीलिए इसमें ज्यादा समय तक बैंक के पास डिपॉजिट रहने के कारण इस प्रकार के अकाउंट्स पर बैंक डिपॉजिटर को ज्यादा इंटरेस्ट देता है। ये लगभग सबसे ज्यादा इसी में रहता है। आज के समय में 6% से 7% के बीच में रहता है। और वह बैंक का, अब बैंक भी कई प्रकार का होता है, उसको हमने एग्जाम्पल में दिया ही है, उस पर भी अलग से मौका मिलेगा तो हम लोग बात करेंगे। अब एक होता है आरडी, इसको हम लोग आरडी कहते हैं शॉर्ट में, रेकरिंग डिपॉजिट, आवर्ती जमा इसको भी कहा जाता है। हिंदी में क्या कहा जाता है, आवर्ती जमा कहा जाता है, रेकरिंग डिपॉजिट। ये रेकरिंग डिपॉजिट क्या है, अब एक बार में व्यक्ति को अमाउंट ज्यादा नहीं है, लेकिन महीना महीना वो कुछ सरप्लस कर सकता है अपने आमदनी के अनुसार से, तो क्या करते हैं, मंथली वो एक निश्चित कर देते हैं कि हमको 1000 रुपया, 2000, 5000, 10,000, इट टोटली डिपेंड्स अपॉन द कैपेसिटी ऑफ द कंसर्निंग पर्सन। तो 5000, 10,000, 2000, 1000, 200, 400 इस प्रकार से पर मंथ हमको इस खाते में जमा करना है। तो इस प्रकार का जो डिपॉजिट है, क्योंकि इसमें केवल जमा करने की ही बात रहती है इसमें भी, और निकासी एक निश्चित कालखंड के बाद ही होता है, तो और इसमें उत्तरोत्तर अमाउंट बढ़ते ही जाता है। तो यह भी लगभग फिक्स डिपॉजिट की ही भांति होता है, लगभग फिक्स। इसमें एक बार में जमा हो जाता है, लेकिन इसमें जमा करने का क्रम जो होता है निरंतर रहता है। निकासी की बात नहीं रहती, लेकिन निरंतर जमा होते रहता है। तो यही कारण है कि इसका इसी के आसपास में, यही 6% के आसपास में इसका भी इंटरेस्ट रहता है। और यह इंटरेस्ट किस प्रकार का रहेगा, यह निर्भर करता है कि बैंक किस प्रकार का है, मार्केट किस प्रकार का है, डिमांड किस प्रकार का है, गवर्नमेंट का की पॉलिसी किस प्रकार की, आरबीआई की पॉलिसी किस प्रकार की है। ये तमाम बातों को ध्यान में रख करके इसका नीति निर्धारण यानी किया जाता है। तो इस प्रकार से ये 4 प्रकार का सामान्यतया डिपॉजिट होता है। अब आप किस प्रकार का, आप भी अपने जीवन में जब आगे बढ़ेंगे तो पैसा कमाने लगेंगे, तो आपकी भी यही चाहत होगी कि हमको कुछ सरप्लस करना है, कुछ जमा करना है। किस प्रकार का जमा, तो आपको सबसे पहले एक तो ये, यदि आप व्यवसायी हैं, डे टू डे आपको निकासी करना है, जमा करना है, तब तो वही है, आपको कम से कम इंटरेस्ट पर ही संतोष करना पड़ेगा करंट अकाउंट के डिपॉजिट खुलवा करके। दूसरा है जो सामान्य व्यक्ति के लिए ये ज्यादा कंफर्टेबल होता है, इससे ज्यादा इसमें इंटरेस्ट मिलता है। तीसरा है फिक्स्ड, निश्चित आमदनी है, चलो भाई जमा कर दिया, एक निश्चित कालखंड के बाद ही हमको पैसा लेना है। तो ये इंटरेस्ट क्या है, व्हाट इज इंटरेस्ट, आपको ये मन में है क्यों हम इंटरेस्ट लेते हैं, या लोन जब हम लेते हैं, हम ऋणी होते हैं, तो हम क्यों इंटरेस्ट देते हैं, यह भी आपके मन में प्रश्न उठता होगा, निश्चित रूप से उठता होगा। तो यानी ब्याज क्या है, गांव घर में इसको सूद भी कहते हैं, इंटरेस्ट भी कहते हैं, इंटरेस्ट अंग्रेजी में बोलते हैं। तो ये इंटरेस्ट क्या है, तो इसमें क्या है, इसकी परिभाषा है, ब्याज एक निश्चित अवधि के लिए तरलता के परित्याग का पुरस्कार है। एक बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट हुआ करते थे, उन्होंने इस प्रकार से परिभाषित किया है इंटरेस्ट को, ब्याज एक निश्चित अवधि के लिए तरलता के परित्याग का पुरस्कार है। अब तरलता क्या है, ये तो अभी हम बताए नहीं है डिटेल्स में, केवल इतना बोल दिए हैं
कि जो कैश इन हैंड रहता है उसको हम लोग तरल रूप में जानते हैं। लिक्विडिटी यानी तरलता एंड प्रॉफिटेबिलिटी और लाभदायकता, इस पर हम लोग ये दोनों में किस प्रकार से संबंध है एक और क्लास अलग से लेंगे और प्रयास करेंगे कि उसको हम क्लियर कर दें आप लोगों के बीच में ये कॉन्सेप्ट बैठ जाए कि बैंकिंग सिस्टम जो है, मशीनरी जो है वो कैसे संचालित होता है, कैसे आय प्राप्त करता है, इन सारी बातों पर हम लोग चर्चा करेंगे। किंतु अभी ये ब्याज की बात हुई, यानी एक निश्चित कालखंड के लिए माना कि हमने किसी को रुपया दिया तो हमने हमारे पास जो रुपया है उसका हमने त्याग किया इस आशा में कि वह हमको 2 महीना 4 महीना 6 महीना 2 साल 4 साल 5 साल में लौटाएगा। तो इतने समय के लिए जो हमने रुपयों का त्याग किया उसके बदले में मूलधन समेत जो अतिरिक्त राशि दी जाती है उसी को हम इंटरेस्ट के रूप में जानते हैं। ये क्लियर है। गाँव घर में देखते होंगे लोग सूद ब्याज पर भी रुपया चलाते हैं, लगाते हैं। इसके लिए भी विधान है, प्रावधान है। बिना लाइसेंस का उसके लिए लाइसेंस लेना होता है। आप ऐसा नहीं करते हैं, जो करते हैं तो नियमानुसार गलत करते हैं, किंतु लोग करते हैं। खैर, हमको गलत नहीं करना है। तो ये चारों प्रकार का डिपॉजिट को आपने जान लिया। अब है बहुत बहुत इंटरेस्टिंग है, व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ एनी टाइप ऑफ कमर्शियल बैंक। यानी कमर्शियल बैंक, हमने पहले ही कहा था पिछले दिन में कि बैंक से तात्पर्य, जब कभी भी कोई बैंक बोले, बैंक शब्द का प्रयोग करे तो आपको स्पष्ट रूप से समझ लेना है कमर्शियल बैंक के बारे में ही कहा जा रहा है। यानी और कमर्शियल बैंक के बारे में हमने कहा था, आप लोगों को क्या कहा था, जितने भी यानी रिजर्व बैंक को छोड़कर शेष जितने भी बैंक हैं वो सारे के सारे बैंक कमर्शियल बैंक है। पिछले दिन मैंने कहा था, पुनः मैं याद दिला रहा हूं। और उन सब का मैंने कुछ बैंकों का उदाहरण भी दिया था, जैसे पंजाब नेशनल बैंक, भारतीय स्टेट बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ कनाडा, आंध्रा बैंक, विजया बैंक, एक्सिस बैंक, जो भी ये सारे जितने भी प्रकार का राम खेलन पटेसर जितना भी बैंक का नाम आप ले लीजिए, ये सारे के सारे कॉमर्शियल बैंक है। उसको मैंने हिंदी में 3 शब्द का प्रयोग किया था। क्या क्या प्रयोग किया था? तो वाणिज्यिक बैंक, व्यापारिक बैंक, व्यावसायिक बैंक, तीनों में से कोई बैंक यदि लिखा जाए तो समझिए वही बैंक है, कॉमर्शियल बैंक है। ठीक है। अब जो मोस्ट इंपॉर्टेंट इंटरेस्टिंग, नॉट ओनली द मोस्ट इंपॉर्टेंट बट इंटरेस्टिंग पॉइंट्स इज फंक्शंस ऑफ एनी कॉमर्शियल बैंक। यानी बैंक के महत्वपूर्ण फंक्शन सामान्यतया यही 3 हैं। और पहले मैंने स्पष्ट किया था, शायद आपको ध्यान में होगा, बैंक का अपना कुछ नहीं है, खलिया लिफाफा है, कुछ नहीं होता रहता है बैंक का अपना। तो बैंक इज द मीडिएटर, बैंक इज द मीडिएटर बिटवीन डिपॉजिटर एंड दोज हु टेक्स लोन, जो लोन लेता है, यानी जो जमा करता है और जो ऋण लेता है, इन दोनों के बीच में बैंक मीडिएटर का काम करता है। और मीडिएटिंग के बदले में जो मिला उनको पुरस्कार मिलता है, वही तो उसकी सैलरी है, वही तो उसका प्रॉफिट है।
वही वही तो उनकी रेवेन्यू है। अपने पास में कुछ भी नहीं होता है उसमें, ढेर सारे लाखों लाख व्यक्ति होते हैं जो रुपया जमा के लिए आतुर रहते हैं, लाखों लाख। उसी प्रकार से लाखों लाख ऐसे व्यक्ति होते हैं जो ऋण लेने के लिए भी आतुर होते हैं। ठीक है, तो बैंक, मैंने पहले कहा था कि पहला काम क्या है बैंक का, क्योंकि अपने पास में बैंक का कुछ नहीं होता है, तो आम पब्लिक जो डिपॉजिटर होता है, जो जमा करने वाला होता है, पहला कार्य होता है बैंक का, वो आम पब्लिक से जमा स्वीकार करें। जमा स्वीकार करने के भी विभिन्न पद्धतियां हैं, टर्म्स कंडीशंस हैं, तो अलग से हम लोग बात करेंगे उस पर। दूसरा कार्य है, यानी पहला कार्य हो गया जमा करना। पहले अब उनके पास पैसा आएगा उसके फंड में, तब ना ऊपर कुछ लीलावती कलावती करेगा। घर में कहावत नहीं है कि घर में भूजी भांग चौथे रुपया, यानी आपके पॉकेट में कुछ भी पैसा नहीं है, तो आप शादी विवाह कैसे संपन्न करेंगे? निश्चित रूप से क्या होगा, तो आपको उसके लिए पहले व्यवस्था करनी है। तो बैंक भी पहला काम क्या करता है, वो लेता है, जमा लेता है। जो जमा करने वाले होते हैं उससे रुपये लेते हैं। कैसे? तो बैंक में जाके लोग अकाउंट खोलाता है, रुपया डालता है। अब बैंक के पास रुपया हो गया 5 करोड़, 10 करोड़, 20 करोड़, 50 करोड़, जितना भी जो इस बैंक की क्षमता होती है, जितने डिपोजिटर्स होते हैं उसके अनुसार से संख्या उसकी बढ़ती जाती है, अमाउंट बढ़ते जाता है। अब है कि बैंक के पास जब रुपया आ जाता है, जमा हो जाता है, क्योंकि अब बैंक उसमें रुपया को अपने पास नहीं रखेगा, क्योंकि जितने लोगों ने रुपया जमा किया है बैंक के पास, बैंक को पुनः रुपया लौटाना पड़ता है, और लौटाना ही नहीं, विथ इंटरेस्ट लौटाना पड़ता है। तो जो विथ इंटरेस्ट लौटाना पड़ता है, तो बैंक अपने पास में 100 रुपया धरे का धरे रह जाएंगे, तो क्या होता है, वो मुर्गी थोड़े है वो अंडा देने लगेगी रखे रखे, नहीं। दूसरा कार्य होता है, ये ऋण प्रदान करता है बैंक। उसके पास जितनी जमा राशि आती है जमाकर्ता के द्वारा, उन तमाम राशि को प्रयास करता है बैंक कि जनता के बीच में ऋण प्रदान करे। ठीक है, अपने पास बैंक रख के क्या करेगा पैसा जी, उसको इंटरेस्ट भी देना है ना। यदि कोई माना कि 50 करोड़ रुपया उसके पास डिपॉजिट आया है, तो 50 करोड़ रुपया और उस 50 करोड़ रुपये का जितना इंटरेस्ट बनेगा उसको जोड़ करके डिपॉजिटर को एनी हाउ बैंक जमा कर देता है, लौटाता है। इसीलिए बैंक का दूसरा कार्य होता है कि उन जमा राशि को का अधिकांश भाग को आम पब्लिक के बीच में जमा करे। अधिकांश भाग को मतलब लौटाए, ऋण दे, लोन दे। और जैसे बैंक जमा करने वाले व्यक्ति को वो 5% इंटरेस्ट देता है, ये तो डिफरेंट प्रकार का डिपॉजिट है, उसमें डिफरेंट प्रकार का रेट ऑफ इंटरेस्ट है। मैंने माना कि 5% इंटरेस्ट दे रहा है बैंक, जिसने जमा किया उसको। अब बैंक जिसको ऋण देता है वो निश्चित रूप से इससे कम होगा या ज्यादा होगा? बिल्कुल सही आपका मानना होगा, निश्चित रूप से वो ज्यादा दे इंटरेस्ट लेगा। जिसको वो लोन दे रहा है उससे वो ज्यादा, यानी कि उससे ज्यादा परसेंट, वो 7%, 8%, 7, 8, 9, 10, 11, 12 जितना भी होगा वो निर्धारित क्या हुआ रहता है, वो 7 से लेकर 10, 11, 12% तक वो इंटरेस्ट लेता है।
या उससे भी ज्यादा लेता है। तो दूसरा कार्य क्या हो गया? दूसरा कार्य हो गया कि वो ऋण प्रदान करेगा तो निश्चित रूप से रेट ऑफ इंटरेस्ट ऋण देने वाले को जो ऋण देता है, कौन देता है? बैंक ऋण देता है। तो निश्चित रूप से रेट ऑफ इंटरेस्ट उसका ज्यादा होगा लोनी से, ऋणी से वो रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा के साथ मूलधन लेता है। तो दूसरा कार्य क्या है? तो दूसरा कार्य हो गया ऋण प्रदान करना। बैंक का पहला कार्य क्या हो गया? जमा लेना। दूसरा कार्य क्या हो गया? ऋण प्रदान करना। और तीसरा कार्य क्रेडिट। तीसरा कार्य क्या है? तो शाख निर्माण करता है। ये सब रेला बेला जो है मुख्य रूप से आकर के यहीं पर टिकता है, शाख का निर्माण करता है। ठीक है ना? तो इस प्रकार से बैंक का ये तीनों कार्य है। अगले दिन मैं बताऊंगा, क्योंकि समय की मर्यादा रहती है इस प्रकार की कक्षाओं में, इसलिए मैं बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहा हूं कि आपका साक्षात्कार हो क्लास में, हम लोग एक साथ बैठे और विभिन्न टॉपिक पर स्टडी करें तो ज्यादा सहूलियत होती है। तो अब देखिए कि हम नेशनलाइज्ड बैंकों की संख्या पहले 1969 में 14 थी, उसके बाद 6 1980 में, उसके बाद तो कुल मिलाकर के 20 हो गया। एक बैंक का बाद में मर्जन हो गया तो 19 हो गया। फिर उसके बाद इधर अभी जो प्रोसेस में है शुरू कर दिया है लगभग 10 बैंक जो है 10 बैंक जो है उसको मर्ज करके 4 बैंक में कन्वर्ट कर दिया। इस प्रकार से प्लस माइनस करने के बाद वर्तमान में अब नेशनलाइज्ड बैंकों की संख्या मात्र 12 रह गई है। हम लोग इस पर चर्चा खास करके ये जो फंक्शन है ये दोनों के बारे में कैसे क्या रहस्य छिपा होता है, ये गोड़ी है, ये रहस्य है, बैंक किसी को नहीं बताता है। इसी पर बैंक का सभी लीलावती कलावती है। मतलब है बहुत व्यापक पैमाने पर जो प्रॉफिट होता है बैंक को इसी लीलावती कलावती पर है। तो मैं अगले दिन चाहूंगा कि इसी रहस्य को आप लोगों के बीच में प्रस्तुत करो। मैं एग्जाम्पल दे करके स्पष्ट करूंगा, तब आपको बैंक के राज के बारे में पता चलता है। अभी खाता खुलाने के लिए जाएंगे तो बैंक एम्प्लॉय जो होते हैं बहुत ऐंठते हैं, लेकिन यदि डिपोजिटर वहां अकाउंट खुलाए ही नहीं, रुपया जमा नहीं करे तो सब चमक दमक समाप्त हो जाएगा। और दोनों के बीच में मीडिएटर का जो काम करता है, दलाली का जो काम करता है, उसमें क्या क्या रहस्य छिपा होता है हम लोग अगले दिन चर्चा करेंगे, जो और भी आनंददायक है। आप लोग सुनेंगे, समझेंगे तो वस्तु स्थिति को जान पाएंगे, बहुत आनंद आएगा। और इसीलिए आप अगले दिन के लिए तैयार होके आए इस रहस्य बैंक के रहस्य को, जितने भी कमर्शियल बैंक हैं उसके रहस्य को जाने। आज की कक्षा में इतना ही, धन्यवाद।